अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे, जुमेरात का दिन, थर्सडे, और डेट आज है 7 जनवरी 2021। इस साल का ये पहला हफ्ता है और कल जुमा होगा। कल इस साल के पहले हफ्ते का आखिरी दिन होगा। और आज जुमेरात और जो ताज़ा तरीन ख़बरें हमारे पास चल रही हैं जिसके बेसिस पे मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो रही हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है जॉर्जिया अमेरिका के स्टेट में होने वाले सेनेट के इंतखाबात। 2 सीटों पर इंतखाबात होने थे। 2 में से कल हमारे पास ये रिपोर्ट आई थी कि एक सीट पर डेमोक्रेट्स जीत चुकी है, दूसरी सीट का रिजल्ट हॉल्ट कर दिया गया है, पेंडिंग में है और उसके रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ पिछले 2 महीने से अमरीकी सियासी मंजरनामे पे हमें नज़र आ रही हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जा रही थी और इसी बेसिस पे ये कहा जा रहा था कि जनाब ट्रंप साहब इस बार इलेक्शन में अगले 4 सालों के लिए नहीं जीतेंगे। और कुछ ऐसे ही हुआ। ट्रंप साहब खासे जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आखिर में हमने 2 स्टेट्स में ये देखा, पेंसिल्वेनिया में और जॉर्जिया में, जहां पर आखिरी वक्तों में इलेक्शन के रिजल्ट्स को हॉल्ट कर दिया गया। ये मैं बात कर रहा हूं 3 नवंबर के इलेक्शन की। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जनाब अब ट्रंप को हारने या जितवाने के फैसले के हवाले से जो बातें चल रही थी उसमें जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया के उन तमाम वोट्स को भी कंसिडर करने की बात की गई जो पोस्टल बैलेट के थ्रू आए थे, यानी जो डाकखाने के थ्रू या डाक के जरिए जो उनके पास वोट्स आते हैं उसकी भी काउंटिंग को शुरू कर दिया गया। और आखिर में उस पोस्टल बैलेट के रिजल्ट को बेस बनाते हुए ट्रंप साहब को हरवा दिया गया, हार गए और ट्रंप साहब ने इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने इस बात का इनकार किया कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। जो लोग फिजिकली अपीयर होकर जो वोट कास्ट कर रहे थे उनकी अहमियत ज़्यादा है, ना कि जो पोस्टल बैलेट। वो भी लेटर ऑन इस बात का जिक्र आया कि जनाब जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं, जो पोस्टल वोटिंग हुई है, उसको भी कंसिडर किया जाए। जब उसको काउंट किया गया तो देखने में ये आया कि ट्रंप साहब की रिपब्लिकन पार्टी हार गई और जो बाइडेन डेमोक्रेट, जिसका निशान डोंकी है, वो जीत गया। लेकिन इसके फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार कर रहे थे अक्रॉस द पोर्ट। वो बहुत सारे मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक अकाउंट पे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे और उन्होंने कहा कि मैं इस रिजल्ट्स को नहीं मानता। और कुछ यही सूरत हाल पिछले 1.5-2 महीने तक चलती रही 3 नवंबर के बाद। और अब हमारे पास कल की तारीख में अमेरिका के जो 2 साल पे इलेक्शन होते हैं सेनेट के, वो आ गए जॉर्जिया में। और जॉर्जिया में जो पहले ट्रंप साहब जीत चुके थे उनको बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात थे कि वो सेनेट के इलेक्शंस को जीत लेंगे, सेनेट की दोनों सीटें उनके हाथ में आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में हमने ये देखा कि कल रात तक बहुत ज़्यादा चपकलिश रही पूरे कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबरान में, सेनेट में एक हंगामा आराई देखने में आई। और हमने तारीख में कभी अमेरिका के सेनेट में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो सूरत हाल नहीं देखी जो कल रात बरपा हुई। सेनेट की ज़मीनों पर लोग बैठ गए, सेनेट की दीवारों के साथ बैठ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हजारों लोग वहां प्रोटेस्ट के लिए आ गए और उन्होंने बेतहाशा नारे लगाए। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। हम ये देख रहे हैं कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जनाब डेमोक्रेसी के तहत अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और अमेरिका में जो है बड़ी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जनाब जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया में जिस तरीके से रिजल्ट्स को कहा यह जा रहा है कि रिग किया गया है, ट्रंप साहब का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि रिग किया गया, और ये पोस्टल बैलेट भी कहाँ से आए, किसने भेजे, इसके बारे में एक खोज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट की पार्टी जीत चुकी है जॉर्जिया की दोनों सीटों पर। और अब कांग्रेस की जानिब से या वहाँ के जो इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है वहाँ से फाइनली इसका रिजल्ट आना है, लेकिन कांग्रेस इस रिजल्ट्स को मुरतब कर रही है। और अब यही कहा जा रहा है कि जनाब
कांग्रेस की जानिब से ऐलान के बाद अमेरिका के दो बड़े हाउसेज, जिसको एक को हम सेनेट और दूसरे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसमें डेमोक्रेट्स की पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और किसी भी कानून को पास करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होगी आइंदा चंद 4 सालों में, क्योंकि दोनों हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसकी 435 सीट्स हैं और 100 सीट्स हैं सेनेट की, अब इन दोनों हाउस में कोई भी कानून पास करने में डेमोक्रेट को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब डेमोक्रेट्स की दोनों हाउसेस में पावर होने के बाद बहुत सारे कॉरपोरेट टैक्सेस लगा दिए जाएंगे और इंडिविजुअल टैक्सेस भी लगाए जाएंगे और बहुत सारे कवानीन में तब्दीली की जाएगी जो कि एक आम आदमी के लिए इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं होगी। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाती चली जा रही हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट टैक्सेस लगाए जाएंगे। डिजिटल टैक्सेस की बात की जा रही हैं। इस बात का अब ये लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि अगर डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ जाती है, जो कि अब हमें नज़र आ रही है कि सिर्फ कांग्रेस की जानिब से ये ऐलान होना बाकी रह गया है, लेकिन दोनों हाउसेस में कांग्रेस अब अक्सरियत में मौजूद है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जनाब अब अगर ये जो तज्जियाती रिपोर्ट्स हैं कि इतने टैक्सेस लगेंगे और कवानीन में तब्दीली आएगी, तो और इसके अलावा जो चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जो तिजारती सिलसिले हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आना बाकी हैं। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि ये नेगेटिव हो सकता है, स्टॉक मार्केटें गिर सकती हैं, डिफरेंट टैक्सेस लगाने के बाद हालात और मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो बहरहाल अब तक हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप साहब की हुकूमत जाती हुई तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में वो मंदी, वो डाउनफॉल जो होना चाहिए था कि डेमोक्रेट सेनेट के इलेक्शन में जीत रहे हैं या जॉर्जिया में जीत रहे हैं, तो इससे तो स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाना चाहिए था, क्रैश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है। उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, ये काफ़ी सपोर्ट कर रहा है यूएस इकोनॉमी को। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक का जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, इस बेसिस पे भी हम यही देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में वो मंदी, वो डाउनफॉल, वो गिरावट नहीं आई जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। बहरहाल आज सुबह से जो हमारे पास मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं, लेकिन डाउ जोन्स, एस&पी और नेस्डैक अपनी तारीख की नई बुलंदियों को छूने के बाद स्लाइटली मार्केट थोड़ी सी मार्जिनली डाउन साइड पर आई है और उसकी डाउन साइड आने की वजह सिर्फ और सिर्फ जॉर्जिया में होने वाले सेनेट के इंतखाबात में जो उलझनें पाई जा रही हैं उन्हीं की बेसिस पे आज हम स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देख रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक संगीन प्रॉब्लम दिखाई देती है कि कोई भी कानून पास करने में अब डेमोक्रेट्स को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। बहरहाल इसको हम देखते रहेंगे कि स्टॉक मार्केट इन तमाम हालात और वाक़यात को किस एंगल से लेती है। अच्छा, इसके साथ ही जब हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक में इतनी ज़्यादा मंदी, फॉल या गिरावट नहीं आई, दूसरी तरफ हम गोल्ड की मार्केट में काफ़ी हमने डाउनफॉल देखा। कल तकरीबन $60-65 मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पर आ गई, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे मैंने जिक्र किया था, काफ़ी अरसे से मैं आप तमाम लोगों की मैं ये बात गोशगुजार करता चला आ रहा हूँ कि जनाब गोल्ड में डाउनफॉल नहीं होगा। गोल्ड में मंदी, गोल्ड में फॉलिंग, जो मेजर फॉल बैक होगा, यानी फॉर $100 या $200 अगर गोल्ड की मार्केट गिर जाती है तो ये उस वक्त मुमकिन दिखाई देता है जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक की जानिब से कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की खबरें आए। हमारे पास ऐसी कहीं कोई खबर, कोई इशारा मौजूद नहीं है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक या यूरोप का सेंट्रल बैंक या बरतानिया या किसी दूसरे ममालिक में कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें की जा रही हों। ऐसी कहीं कोई बात हमारे पास मौजूद नहीं। इसी बेसिस पे हमने ये देखा कि कल 1901, 1902 का गोल्ड ने लो किया, यानी अपने हाईएस्ट लेवल से तकरीबन $60 मार्केट गिर गई। इसी हालात व वाक़यात के पेश नज़र के जॉर्जिया सेनेट इलेक्शन में धांधली है या मसले हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, कैपिटल हिल को लॉकडाउन कर दिया गया है,
ट्रम्प साहब के ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ताकि वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द डेमोक्रेट कोई कमेंट पास ना करें या जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उसके खिलाफ कोई बातें ना कर सके। ये सारी बड़ी हालात और वाक़यात बड़े दगरगू थे और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने के बायस हमने ये देखा कि सोने की कीमतों में $65 डाउनफॉल आ गया। और डाउनफॉल आने की वजह सिर्फ यही कहा जा रहा था कि जनाब डेमोक्रेट की अगर पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि पिछले 25-30 सालों से हम ये देख रहे हैं कि जब डेमोक्रेट्स की हुकूमत रही है तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी की हमेशा बात की है, तो माइट पॉसिबल डेमोक्रेट्स की हुकूमत आने के बाद वो अमेरिका के सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बातें कर लें। इस बेसिस पे हमने देखा कि गोल्ड की कीमतों में 1901 तक का गिरावट आया। लेकिन मैं आपसे दोबारा यही बात कहूंगा कि जब तक अमेरिका के सेंट्रल बैंक की जानिब से कहीं कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हमारे पास कंफर्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक सोने की कीमतें डाउनफॉल नहीं होंगी। मार्केट में 30, 40, $50 का डाउन होना ये एक रूटीन वर्क है। मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में सोने की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो बहरहाल कल आर्ली चार्ट पे 200 डेज मूविंग एवरेज पे मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड ये किया था कि गोल्ड को आप बाय करें, गोल्ड को ख़रीदें 1901, 1902, 1905 पे। बहरहाल वहाँ से मार्केटें ऊपर उठी और इस वक्त 1925 के लेवल्स पे गोल्ड की कीमतें चल रही हैं। गोल्ड को अभी भी 1900 के लेवल के नीचे के स्टॉप्स प्लेस करके ख़रीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। बहरहाल इसको आप नज़र में रखें। अच्छा, इसके साथ ही ऑयल की कीमतें हमने ये देखा कि $51 तक तकरीबन आ गई हैं और पिछले कई महीनों से मैं आपसे यही बातें करता चला आ रहा हूँ कि जनाब चाहे ओपेक की मीटिंग हो जाए, ओपेक प्लस की मीटिंग हो जाए, रशिया की मीटिंग हो जाए, किसी की मीटिंग के रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और ना ही इन्वेंट्री के आउटकम पे कोई रिजल्ट्स इसके नेगेटिव या पॉजिटिव आएंगे। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनली एक इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा है या इंपॉर्टेंट जो बातें चल रही हैं, वो मैंने आपसे कहा था कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो मीटिंग्स हो रही हैं इंटरनली, और सऊदी अरब बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है कि इसराइल की इंटेग्रिटी को, फ़लस्तीन के हालात को सेटल डाउन किए बगैर वो उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको कबूल कर ले। और इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सऊदी गवर्नमेंट पर यूरोपियन बैंक की, यूरोपियन यूनियन की तरफ से और अमेरिका की हुकूमत की तरफ से हम पाया जाता है। और इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के कहने पर ही बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात, लेबनान, यूनान, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, सूडान है, वो कबूल करते चले जा रहे हैं इसराइल की इंटेग्रिटी को और फ़लस्तीन की 70 साला जो कुर्बानियाँ थी उन पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी बेसिस पे मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सऊदी अरब इसराइल को कबूल नहीं करेगा तो उसका फाइनेंशियल क्रंच उसमें आ जाएगा। हम पहले ये देख रहे हैं कि कोविड-19 के बेसिस पे सऊदी अरब में ज़ियारत के हवाले से जो सिलसिला था, या मक्का और मदीना में जो हज और उम्रे की अदायगियाँ थी वो भी नहीं हो रही हैं। पिछले साल 25 लाख यानी 22.5 मिलियन लोग आज़मीन हज वहाँ पहुँचे और उन्होंने हज की अदायगी की, जिससे उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपये, डॉलर या बिलियंस ऑफ रियाल की आमदनी उनको हुई सऊदी गवर्नमेंट को। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ना तो तेल की कीमतें ऊपर उठ रही थी, 25, 30, $40 मार्केट चल रही थी, लेकिन आपसे मैंने जिक्र किया था कि $44 के ऊपर जाने के बाद तेल की कीमतों में तेज़ी आ जाएगी और कुछ ऐसे ही हुआ। $44 के ऊपर जाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें तकरीबन $51 पर आउंस के हिसाब से ट्रेड हो रही हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि सऊदी अरब बहुत ज़्यादा करीब दिखाई देता है कि वो इसराइल को सूनर और लेटर ऑफिशियली कबूल कर ले। इस बेसिस पे तेल की कीमतों में अभी मजीद तेज़ी दिखाई देती है। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जब स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चल रही हैं और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी जो रिपोर्टिंग करेंगी इस महीने यानी दिसंबर की क्लोजिंग के बाद, जो जनवरी में जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो उनकी अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी, वो लाजमी तौर पर बेहतरीन आएंगी और उसकी वजह सिर्फ यही है कि स्टॉक्स मार्केटों में कहीं कोई हेल्दी करेक्शन डाउन साइड पर हम नहीं देख रहे। तो बहरहाल अभी ऑयल की कीमतों में भी मजीद तेज़ी दिखाई देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस के सेनेट के इलेक्शन में जॉर्जिया में और वाशिंगटन डीसी में जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद तेल की कीमतों में और स्टॉक्स में मजीद तेज़ी दिखाई देती है। सिर्फ ये एक करेक्शन है, जॉर्जिया के इलेक्शन का एक ड्रामा है
जिसके बेसिस पे थोड़ी सी मार्केटें रुकी हैं या नीचे की तरफ गई हैं। लेकिन अब हमें नज़र रखनी पड़ेगी कांग्रेस के फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे, कांग्रेस की जानिब से जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे जॉर्जिया के इलेक्शन के हवाले से, उस पर भी हम नज़र रखेंगे। अच्छा, कोविड-19 के हवाले से अभी दोबारा से चहमगोइयाँ ये शुरू हो गई हैं कि जनाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना इजाज़त नहीं दे रहा है। चाइना अपने मुल्क के अंदर चेक करने के लिए कि जनाब कोविड का सिलसिला क्या था, कैसे शुरू हुआ, अब कोविड वेरिएंट के नाम से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो क्यों कर हो रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है, चाइना आने नहीं दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट की है चाइना के कि वो आने दे। और इसके साथ ही जो कुछ बैड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो बैड न्यूज़ कह लें या इसको गुड न्यूज़ कह लें, हम कई दिनों से ये खबरें पढ़ रहे हैं कि जनाब alibaba.com को ब्लॉक किया जाएगा। अलीबाबा की जो सर्विसेज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है उसको बंद कर दिया जाएगा। और चाइना की 3 बड़ी कंपनीज के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चाइना यूनिकॉम। ये 3 जायंट कंपनीज, 4 जायंट कंपनीज हैं जो कि अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई दीज ऑल चाइनीज मार्केट आर लिस्टेड इन यूएस इकोनॉमी, यानी न्यूयॉर्क में ये लिस्टेड क्यों हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के शंघाई और चाइना के कंपोजिट में लिस्टेड क्यों नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना की लातादाद कंपनीज ऐसी हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो कि अमेरिका के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। हम ये देख रहे हैं कि किसी भी हद तक अमेरिका चाइना के दबाव में है। कुछ अरसे पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने चाइना की 2 बड़ी कंपनी यानी वी चैट और टिकटॉक को बैन करने की बात की थी और ट्रंप साहब ने एक एग्जीक्यूटिव पावर पे साइन किए थे। और इसी तरीके से 2 महीने पहले इन्होंने तीनों बड़ी कंपनीज को बैन करने की बात की, चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चाइना यूनिकॉम। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने इन तमाम को ब्लॉक करने के लिए या इनको डीलिस्ट करने के जो अहकाम जारी किए थे वो रिवोक कर लिए, वो वापस ले लिए। तो यहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका या अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की स्टॉक मार्केट, अमेरिका टोटली ट्रैप हो चुका है और वो चाइना की कंपनीज के अंडर में आ चुका है। यानी चाइना की बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड करने वाली, इन्वेस्टमेंट करने वाली वो तमाम कंपनीज अमेरिका के ऊपर छाती चली जा रही हैं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है जो बचपन में हम पढ़ा करते थे कि जनाब बर्रे सगीर पाक व हिंद में ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से बरतानिया की आकर मुसल्लत हो गई थी और उसने अपना तसल्लुत कायम कर लिया था, आज हम यही देख रहे हैं कि 100, 200, 300 सालों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सूरत हाल अमेरिका में भी बर्पा होती हुई दिखाई दे रही है। और तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज जो हम देख रहे हैं वो अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज कंपनीज लिस्टेड हुई हुई हैं। लेकिन चाइना की ये तमाम कंपनीज को पहले ये कहते हैं कि हम इनको डीलिस्ट कर देंगे, इनको निकाल देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से वी चैट जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑनलाइन पेमेंट करती है, उनके स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी अब बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं वी चैट के जरिए, आखिरकार अमेरिका को वी चैट को खोलना पड़ा। और इसी तरीके से आज हम ये 3 बड़ी कंपनीज को देख रहे हैं कि चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, चाइना यूनिकॉम को दोबारा से अमेरिका में काम करने की इजाज़त मिली हुई है। लेकिन इस हवाले से हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि पहले अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगाने की बातें की, फिर इसको इस कमेंट्स को रिवोक कर लिया गया। ये आना ज़रूरी है और ये एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों अमेरिका पहले पाबंदी लगाता है और फिर उसको वापस ले लेता है। क्योंकि हम इसको यही एक तज्जिया कर सकते हैं कि अमेरिका चाइना के अंडर में है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें, कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट खबरें हमारे पास चल रही हैं करेंसी के हवाले से, जो कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 साल के लोएस्ट लेवल पर यूएस डॉलर चल रहा है। और आज हम ये देख रहे हैं तकरीबन 1 साल के स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर जापानीज येन है, 5 साल के स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर स्विस फ्रैंक चल रहे हैं, 2-2, 3-3 साल के स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर यूरो और स्टर्लिंग मौजूद हैं। और जो डॉलर है उसकी कदर कीमत में काफ़ी कमी वाक़ई होती चली जा रही है। बहरहाल अब हम ये देखेंगे कि 2021 जो कि नया साल शुरू हुआ है और अब से तकरीबन 10-15 दिनों के बाद जो बाइडन साहब वहाँ के नए सदर मुंतखब होंगे जो कि डेमोक्रेट पार्टी के हैं, जिनका निशान डोंकी है,
उनकी जो पॉलिसी पिछले 20-25 सालों पहले भी हमने ये देखी कि वो डॉलर को स्ट्रांग रखने की बातें करते रहे, और अब हम ये देख सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास होगा कि 4-5 सालों के लोएस्ट लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर करेंसीज चल रही, जबकि यूएस डॉलर लोएस्ट लेवल पर है अगेंस्ट दीज ऑल करेंसीज। अगर अमेरिका की जानिब से ये खबरें आना शुरू हो जाएं कि वो यूएस डॉलर को स्ट्रांग करेंगे और अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, तो ये इट माइट पॉसिबल कि स्टॉक मार्केटें थोड़ी सी डाउन हो जाएं और करेंसी मार्केटें नीचे और डॉलर की मार्केटें ऊपर आना शुरू हो जाएं। बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे। इसके अलावा बहुत अरसे से आपसे बात हो रही है बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। कल डिजिटल क्रिप्टो करेंसी ने दोबारा अपने नए हाइज बना दिए। 36,000 का एक बिटकॉइन तकरीबन मार्केट वहां तक पहुंच गई। बहरहाल इसको भी आप देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दीज ऑल बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो एंड डिजिटल करेंसी। इसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको भी आप देखिएगा, और मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और ख़ास तौर पे स्टील एंड सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ शेयर की गई। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि कल बरोज़ बुध वेडनेसडे आपके साथ में हाजिर नहीं हो सका कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि आज सारा दिन जॉर्जिया सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या पेशरफ्त होती हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, और कांग्रेस क्या बयान देती है, और इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ता है। लास्ट में गोल्ड के हवाले से, चूंकि गोल्ड के बहुत सारा सुनने वाले मेरे पास मौजूद हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गोल्ड की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो गोल्ड की खबरें हैं, जो बातें हैं, उन बेसिस पे गोल्ड को आप बाय करें, सेल करके काम ना करें इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जाते हुए गुजारिश कि इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।